नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। प्रदेश में धान खरीद की 10 एजेंसियां अधिकृत। 100 दिन में पकने वाली अरहर की प्रजातियां तैयार। नई तकनीक अपनाकर खेती को बनाए लाभ का सौदा। सगंध तेल व्यवसायी गुणवत्ता परखे और टीकाकरण में लापरवाही पर होगी कार्रवाई। अब कृषि समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने खाद्य विभाग की 10 एजेंसियों के माध्यम से धान खरीदने का फैसला किया है। ये एजेंसियां सरकार के तय लक्ष्य 42 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद करेंगी। प्रथम चरण में सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा और चित्रकूट मंडल के जिलों में 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक धान खरीदा जाएगा। इसके अलावा दूसरे चरण में 1 नवंबर से 28 फरवरी 2016 तक खरीद कार्य होगा। धान खरीद समर्थन मूल्य से कराई जाएगी, जिसमें सामान्य प्रजाति वाला धान 1410 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए का धान 1450 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। किसानों को धान्य मूल्य बैंक खाते में भेजा जाएगा, लेकिन जिन स्थानों में सुविधा नहीं होगी वहां अकाउंट पेई चेक के माध्यम से भुगतान होगा। दलहनी फसलों के उत्पादन में आई गिरावट से चिंतित वैज्ञानिकों ने अरहर की ऐसी 5 प्रजातियां विकसित की हैं जो 100 दिन में पककर तैयार हो जाएंगी। आमतौर पर अरहर की निम्न, मध्यम व उच्च अवधि की फसलों को विकसित होने में क्रमशः 160, 180 व 200 दिन से अधिक का समय लगता है, लेकिन अब विकसित प्रजातियां 100 दिन में पककर तैयार हो जाएंगी। लंबी अवधि की अरहर में कीट लग जाते हैं, जिससे फसल खराब हो जाती है, लेकिन कम समय की फसल में कीट लगने की संभावना ना के बराबर होगी। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अब केवल धान व गेहूं की खेती करके किसान मुश्किलों से उबर नहीं सकते, बल्कि वर्तमान समय में खेती के साथ डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य व औद्यानिक खेती को जोड़कर काम करने की जरूरत है। स्थानीय बाजार को ध्यान में रखते हुए यदि इसका क्षेत्रवार प्लान तैयार किया जाए तो किसानों को मुश्किलों से उबारा जा सकता है। फसल की मांग को देखते हुए खेती को नए सिरे से नियोजित करने की और नई नई तकनीकों के इस्तेमाल की आवश्यकता है। यदि गांव शहर के नजदीक हैं तो सब्जी व फूलों की खेती लाभदायक साबित हो सकती है और इसके साथ ही मधुमक्खी पालन बोनस बन सकता है। सगंध तेल के व्यवसाय से जुड़े लोग अब बायोटेक पार्क में स्थित प्रमाणित क्वालिटी कंट्रोल एवं क्वालिटी अश्योरेंस लेबोरेटरी में अपने उत्पाद की गुणवत्ता का परीक्षण कराकर प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। ये प्रमाण पत्र देश और विदेश में भी मान्य होगा। इस सुविधा का लाभ लेने वाले सगंध तेलों के व्यवसाय से जुड़े उद्यमी और किसानों को उनके उत्पाद की सही कीमत तो मिलेगी ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी हिस्सेदारी भी हो सकेगी। पशुपालन विभाग की ओर से खुरपका व मुंहपका समेत कई बीमारियों से मवेशियों की रक्षा के लिए 30 अक्टूबर तक सघन अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश भर में चलने वाले इस सघन टीकाकरण अभियान के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। इस अभियान में घर घर जाकर मवेशियों के बच्चों और गर्भस्थ मवेशियों को छोड़कर सभी मवेशियों का टीकाकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान में 4.7 करोड़ मवेशियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान लखनऊ की मंडी में 1420 रुपए, लखीमपुर की मंडी में 1400 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 1320 रुपए, हरदोई की मंडी में 1340 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल लखनऊ में 2225 रुपए, लखीमपुर में 2140 रुपए, फैजाबाद में 2075 रुपए, हरदोई में 2160 रुपए और शाहजहांपुर में 2040 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं लखनऊ में 1575 रुपए, लखीमपुर में 1500 रुपए, फैजाबाद में 1470 रुपए, हरदोई में 1510 रुपए और शाहजहांपुर में 1480 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर लखनऊ में 6900 रुपए, लखीमपुर में 6780 रुपए, फैजाबाद में 6925 रुपए, हरदोई में 7100 रुपए और शाहजहांपुर में 7030 रुपए प्रति क्विंटल रहा।
उड़द लखनऊ में 8,150 रुपए, हरदोई में 6,800 रुपए और शाहजहांपुर में 7,850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना लखनऊ में 5,130 रुपए, लखीमपुर में 4,980 रुपए, फैजाबाद में 5,400 रुपए, हरदोई में 4,680 रुपए और शाहजहांपुर में 5,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ लखनऊ में 3,455 रुपए, लखीमपुर में 3,365 रुपए, फैजाबाद में 3,400 रुपए, हरदोई में 2,660 रुपए और शाहजहांपुर में भी 2,660 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू लखनऊ में 725 रुपए, लखीमपुर में 730 रुपए, फैजाबाद में 640 रुपए, हरदोई में 750 रुपए और शाहजहांपुर में 665 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर लखनऊ में 2,000 रुपए, लखीमपुर में 1,910 रुपए, फैजाबाद में 1,750 रुपए, हरदोई में 2,100 रुपए और शाहजहांपुर में 1,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन लखनऊ में 840 रुपए, लखीमपुर में 760 रुपए, फैजाबाद में 900 रुपए और शाहजहांपुर में 700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि सजग रहे अगर हम सफल हो जाएंगे, अगर सजगता हटी हानि हम पाएंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि खेती किसानी में बहुत सजगता की आवश्यकता होती है। जहां हमने लापरवाही बरती, लाभ होने के स्थान पर हमको हानि उठानी पड़ सकती है। इसीलिए बहनों भाइयों, हम आपको समय समय पर नवीनतम जानकारियों से अवगत कराते हैं ताकि आप अधिकतम लाभ अर्जित कर सकें। तो इसी क्रम में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं धान में सामयिक प्रबंधन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि धान की जो फसल हमारे खेतों में खड़ी है
वर्षा न होने की वजह से बड़ी स्थिति नाजुक हो गई है। तो ऐसे समय में हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? देखिए किसान भाई, खरीफ के मौसम में कई फसलें होती हैं, लेकिन उसमें धान हमारी सबसे मुख्य फसल है। और आप जानते होंगे कि जो विश्व, हमारा पूरा विश्व की आधी आबादी है वो धान पर निर्भर है। और अगर इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हैं, खनिज लवण है, विटामिन पे भी पाए जाते हैं। और किसान भाई, अगर आप समय से इसमें सामयिक प्रबंधन नहीं करते हैं तो काफ़ी नुकसान होता है। जैसे कि अगर खरपतवार, खेत में खरपतवार के द्वारा 33% तक नुकसान हो जाता है जी। कीड़ों के द्वारा करीब 25 से 26% तक नुकसान होता है। बीमारियों के द्वारा 20% तक नुकसान होता है। उसी के द्वारा चूहे हैं और अन्य हैं, इनके द्वारा भी फसल में काफ़ी नुकसान होता है। बात की आपने सूखा की जी, ये थोड़ा सा मैं पहले बताना चाह रहा था किसान भाइयों को। आज की स्थिति ये है कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बारिश काफ़ी कम हो रही है और धान मुख्य फसल है और धान ऐसी फसल है जिसमें पानी की काफ़ी आवश्यकता होती है। तो इसमें कुछ किसान भाइयों ने रोपाई के माध्यम से धान बोया होगा, कुछ किसान भाइयों ने डायरेक्ट सीडेड, सीधी बुआई के माध्यम से धान की बिजाई की होगी जी, जिसमें इस कंडीशन के लिए से सीधी बुआई की विधि के द्वारा धान या पैडी ड्रम सीडर जी, इन दो के द्वारा जो धान की सीधी बुआई की गई उसमें थोड़ी सी ये समस्या कम आती है। अच्छा, हाँ, अगर नमी कम है तो भी धान सहन कर लेता है, नमी कम होने के कारण ही। लेकिन जो रोपाई के द्वारा धान की गई है, रोपाई विधि के द्वारा धान बोया गया है, उसमें थोड़ा सा पानी की आवश्यकता समय समय पर पड़ती है। कुछ अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं पर पानी की आवश्यकता पड़ती है। और उन अवस्थाओं पर अगर जिन किसान भाइयों के पास पानी की सुविधा है, अगर उन्होंने उन अवस्थाओं पर समय से सिंचाई कर दिया, थोड़ी भी सिंचाई कर दी, तो हमारे धान की उत्पादकता पर असर नहीं पड़ेगा जी। लेकिन अब जिन किसान भाइयों के पास पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है, असिंचित क्षेत्र में है किसान भाई, जो कि बारिश के उस पर हैं, निर्भर हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा यह है कि बारिश का इंतजार करें। हो सकता है कि बारिश आ जाए तो कुछ उनकी फसल को लाभ हो सकता है। लेकिन मैं उन किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि जहां बारिश कम होती है, जैसे इस बार की स्थिति है, वैसे आगे भी हो सकती है, वहां किसान भाई जल्दी पकने वाले धान लें और सीधी बुआई तथा पैडी ड्रम सीडर के द्वारा ही कोशिश करें बुआई करने की। अच्छा, रोपाई विधि के स्थान पर पैडी ड्रम सीडर या सीधी बुआई के द्वारा धान की बिजाई करें जी। तो इससे उनको जो है जो हानि हो सकती है वो कम हो जाएगी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये जल प्रबंधन की बात बताई, इसके अलावा क्या अभी खाद एवं उर्वरक का प्रयोग पर हमें किस तरह का ध्यान देना चाहिए? जो जल प्रबंधन की बात है, इसमें जल प्रबंधन का एक समय जो कि मैं बताना भूल गया था आपको, कि जैसे से आपके पास पानी के साधन है, तो इस समय जैसे कि एक बाली निकलने की अवस्था है, फूल बनने की अवस्था है, फलियों में दाना बनने की अवस्था है, ये 3 अवस्थाएं हैं किसान भाइयों। यदि आपके पास पानी के साधन है, पानी की सुविधा है, थोड़ा ही पानी आपके पास उपलब्ध है, तो आप कम से कम इन अवस्थाओं पर धान में थोड़ा पानी दें, जिससे कि खेत में नमी रहे। और अगर दुग्धावस्था पर पानी नहीं होगा तो नुकसान होगा। जैसे दाना भरते समय अगर पानी नहीं होगा तो दाना नहीं बनेगा और सिकुड़ जाएगा। बात की आपने खाद उर्वरक प्रबंधन की, तो देखिए हमारे किसान भाई खाद तो रोपाई के समय ही डाल चुके होंगे और एक खाद किले जो फूटते हैं उस समय डाल दिए होंगे, तो पूरा नत्रजन, आधा नत्रजन और पूरा फास्फोरस, पूरा पोटास तो उन्होंने उसी समय डाल दिया होगा। जो शेष आधा नत्रजन बचा था उसका 1/4 उन्होंने किले फूटते समय डाला होगा। जो शेष 1/4 बचा है किसान भाइयों, उसको ही आप टॉप ड्रेसिंग, बाली निकलने की जो प्रारंभिक अवस्था है उस समय करें, जिससे कि थोड़ी सी पौधे को नत्रजन की आपूर्ति प्राप्त हो जाएगी। और अगर पानी के साधन हैं आपके पास तो उपज अच्छी होगी जी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि धान में रोगिंग बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो क्या है ये रोगिंग और कैसे करें? देखिए धान के खेत में, जैसे आपने धान में खरपतवार होता है जी, खरपतवार अलग चीज है। जैसे कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं या सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, तो उनको हम निकाल देते हैं, पहचान लेते हैं कि वो मतलब दवाई के द्वारा या यांत्रिक विधि के द्वारा या हाथ के द्वारा हम उसकी निराई कर लेते हैं, निराई करके निकाल लेते हैं। लेकिन रोगिंग में क्या होता है, इनके अलावा भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि खेत में रहते हैं। अच्छा, उसी गेहूं, जैसे धान बोया हुआ है, अब धान की आपने एक प्रजाति बोई है, उसी तरह धान के और बीज उसमें पैदा हो गए हैं। अच्छा, जो उस प्रजाति के बीज नहीं है जी। अब अगर किसान उसको पूरा काट लेता है और अगले वर्ष पुनः उस बीज के बोता है, तो उसके खेत में फिर पुनः वो बीज आ जाएंगे, तो पूरा मिक्स हो जाता है उसका। इसलिए अगर उसके खेत में जैसे उसका धान की बाली आ गई है, बाली आने की अवस्था है, तो देखेगा कुछ पेड़ उससे काफी बड़े होंगे। खेत में कुछ 1, 2, 4 पेड़ ऐसे होते हैं कि जो कि काफी बड़े होते हैं,
थोड़े से उन पौधों के अपेक्षा बड़े हो गए। कुछ ऐसे होंगे जिसमें बाली तो बराबर आ गई, एक आध पौधे ऐसे होंगे जिसमें बाली अभी नहीं आई है, या उन एक आध पौधों में बाली अधिक आ गई होगी, पहले आ गई होगी, तो वो ऑफ टाइप के प्लांट उनको कहे जाते हैं। कृपा के किसान भाई उन पौधों को आप उखाड़ दें, उसी को रोगिंग कहते हैं। कि जो ऑफ टाइप के पौधे हैं तो धान के ही, लेकिन दूसरी प्रजाति के पौधे आपके खेत में आपको पहचानना पड़ेगा, ये आपको पहचानना पड़ेगा, वो दिख जाएगा उसमें, और देख आप उसको उखाड़ दें, इसको रोगिंग, इसी को हम रोगिंग कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे रोगिंग के बारे में आपने बताया, ये रोग एवं कीटों से भी हमारी फसल को बहुत नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो धान में किस तरह के रोग एवं कीट का हम प्रबंधन? देखिए, धान में मैंने शुरू में आपको बताया कि खरपतवार और रोग, कीट, इनके द्वारा काफी फसल को हमारे नुकसान पहुंचता है। अब खरपतवार के द्वारा अगर आप कहें तो हमारे किसान भाई देखिए, इस समय तो खरपतवार का किसी नाशी का प्रयोग करने का समय नहीं है, लेकिन आपके खेत में अगर खरपतवार है, चाहे चौड़ी पत्ती का है चाहे सकरी पत्ती का, तो उसको हाथ के द्वारा निकाल लें। अगर आप रोगिंग कर रहे हैं, जैसे अभी बात की रोगिंग की, अगर उसमें ऑफ टाइप के पौधे हैं, तो उन्हीं के साथ साथ आप उन खरपतवार को भी निकाल दें, क्योंकि पानी कम है। अगर आप पानी देंगे तो पानी खरपतवार भी लेगा, वो उसको भी लेना है पानी। आप यूरिया टॉप ड्रेसिंग करेंगे तो यूरिया टॉप ड्रेसिंग, उसको भी यूरिया चाहिए, नाइट्रोजन लेगा उसमें से, इसलिए आप उन सबको निकाल दें। बात करते हैं आप कीट की और रोग की। देखिए किसान भाई, इस समय सूखा की स्थिति है, और अभी देखा जा रहा प्राय कि जैसे पानी खेत में कम है तो दीमक का प्रकोप आ जाता है। दीमक का प्रकोप आ जाता है, तो इसके लिए किसान भाई आप ये करें कि इसको मारने के लिए आपके खेत में थोड़ा नमी रहे, और अगर सिंचाई आप कर रहे हैं तो सिंचाई के पानी के साथ 4 से 5 लीटर जो है क्लोरोपाइरीफॉस दवा पानी में मिला लें सिंचाई के पानी के साथ, और उससे दीमक को नियंत्रण हो सकता है। इस समय प्राय जो पत्ती लपेटक कीट है उसका प्रकोप काफी ज्यादा आ रहा है। देखेंगे धान की पत्तियों में वो अंदर घुस जाता है, पत्ती को लपेट देता है और धीरे धीरे पत्ती सूख जाती है। तो इसके लिए किसान भाई ये काफी समस्या इस समय आ रही है। इसके लिए आप क्विनॉल फास दवा है, 1 से 1.25 लीटर दवा जो है प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें किसान भाई, सूखा की स्थिति है, बारिश नहीं हो रही है, तो थोड़ी सी पानी की मात्रा आप बढ़ा लें। जैसे 800 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर के लिए, तो आप उसको 1000 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर के दर से ले लें, और 1 से 1.25 लीटर दवा क्विनॉल फास को आप उसमें मिलाकर उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह इस समय जो ही हमारी बाली निकलने की अवस्था, मतलब पुष्पावस्था के बाद जो आती है, दाना बनने की अवस्था, बाली बनने के, इसमें गंधी कीट का बहुत प्रकोप होता है। उसे कैसे नियंत्रित किया जाए? हाँ, वो इस समय उस समय जैसे क्या होता है कि जैसे सभी किसानों की एक साथ बालियां आई, एक साथ सभी हो रही हैं, तो उसका प्रकोप होने लगी। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा किसान जिसने समय से रुपाई कर दी है, तो उसके में समय से पहले आएगी, और किसान ने लेट किया तो उनके में बाद में आएगी। तो अगर उसके में आ गए तो उसके प्रकोप ज्यादा आ जाता है। तो ये किसान भाई देख लें कि जब प्रति हिल आप 3 से 4 प्रति हिल जो 3 से 4 कीट आपको दिखें, तभी इसका एक आध कीट दिख रहा है तो आपको ना दवा का आप अच्छा, लेकिन इससे ज्यादा प्रति हिल अगर आपको 3 से 4 कीट दिख रहे हैं, 20 से 25 किलोग्राम मेलाथियान का बुरकाव कर दीजिए। और ध्यान रखिए कि बुरकाव जो है सुबह या शाम को करें, दोपहर में हवा चल रही उस समय न करें, सुबह करें या शाम को ऐसा करें। तो ये हो गई कीट की बात। रोग का इस समय किसान भाइयों 2 से 3 रोग ज्यादा है। एक तो जैसे जिंक की कमी के कारण खैरा रोग है, ये ज्यादा आ जाता है इस समय धान में, कि जिससे कि हमारी जो धान की पत्तियां ऊपर से सूखने लगती हैं और कत्थई रंग का धब्बा बनने लगता है, और नीचे पूरे पौधे में आने लगता है। तो धीरे धीरे पौधा हरा रंग का होगा नहीं। जब पौधा हरा नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो नहीं हो पाती है, इसलिए उत्पादन हमारा प्रभावित होता है। इसलिए किसान भाई, अगर आप देख रहे हैं कत्थई के धब्बे उस पर दिख रहे हैं, तो आप जो है यूरिया 16 किलोग्राम यूरिया, 4 किलोग्राम जिंक सल्फेट ले लें, और प्रति हेक्टेयर के दर से 600 से 800 लीटर पानी मिला के आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये इसी तरह भूरा रोग है, झोंका रोग जिसको बोलते हैं, भूरा धब्बा या झोंका रोग, इसके लिए आप जिंक मैग्नीज कार्बामेट जो है ये 3 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि धान में किस तरह से हमें प्रबंधन करना है, क्या क्या सामयिक कार्य करने हैं, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। नमस्कार। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। मौसम में पिछले दिनों आसमान में बादल आते जाते रहे।
इस दौरान दिन में औसत 8.9 घंटे प्रतिदिन धूप खिली। इस दौरान मौसम में पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम औसत तापमान लगभग 36 से 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तथा न्यूनतम औसत तापमान लगभग 23 से 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान हवा की औसत गति 6 से 19 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकतम औसत तापमान लगभग 39 से 40 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान औसत रूप से 22 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दौरान हवाएं औसतन 6 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। और अब बात करते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए कुछ सामयिक कार्यों के बारे में। गाय भैंसों के चारे के लिए बरसीम की बुआई करें। अक्टूबर में सर्दी का असर तेजी से बढ़ता है, जो गाय भैंस के बच्चों के लिए खतरनाक होता है। इसके लिए उन्हें ठंड से बचाने का इंतजाम करें। पशु चिकित्सक की सलाह लेकर जरूरी टीके लगवाएं और कीड़े मारने वाली दवा खिलाएं। मुर्गी के शेड को अच्छी तरह से साफ करके उन्हें सर्दी के मौसम के हिसाब से तैयार करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे अगले अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।